हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। आई होप कि आप फाइन होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूपीएससी सीसेट एंड इकोनॉमिक्स फ्री बैच चल रहा है। आज हमारी इकोनॉमिक्स में लेक्चर नंबर 23 है, जिसके अंदर हम जानेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में। और आप अगर प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेरा जो रेफरेंस है वो है रमेश सिंह बुक। बट इफ अगर आप कोई भी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो करते रहिएगा। ओके। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रमेश सिंह बुक को फॉलो करना स्टार्ट कर दें अगर आपने काफी दिनों से कोई अदर बुक पढ़ी है तो। क्योंकि कंसेप्ट सब में सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि आपको किस बुक की लैंग्वेज समझ में आ रही है, किसकी नहीं समझ में आ रही है। और इफ अगर आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। तो ये तो हमारा लास्ट लेक्चर था सी सेट वाला। और आज हम 2 दिन बाद क्लास कर रहे हैं। चलिए आज हम जानेंगे आईबीसी। इस वीडियो के अंदर में सिर्फ हम आईबीसी ही जानेंगे। ओके। और कुछ नहीं जानेंगे आईबीसी 2016। हालांकि मैं इसका हल्का सा थोड़ा बहुत ओवरव्यू आप लोगों को दे चुका था अपने प्रीवियस वीडियो में, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको दोबारा से इसके बारे में बता देता हूँ। आईबीसी का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया। वो कोड ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी मैं लिख देता हूँ। इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एंड बैंकरप्सी। बैंकरप्सी या बैंकरप्ट हो जाना, एक तरीके से उसको बोल देते हैं। RUPTCY बैंकरप्सी कोड। देखो सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। देखो इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है। जस्ट लाइक कि कोई भी एक मतलब कोई एक पर्सन है या कोई एक कंपनी है, वो पूरी तरीके से ऐसी एक कंडीशन में चला गया है कि वो अपने डेट को नहीं चुका पाएगा। यानी कि वो एक मतलब ऐसे कंडीशन में है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि अगर उसने किसी एक बैंक से भी कर्जा लिया हो, या कोई एक कंपनी है कि अगर वो उसने बैंक से कर्जा लिया है क्या, या वो अपने जो मतलब जो भी एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी नहीं दे पा रही है एज सच, तो वो एक ऐसी कंडीशन में चला गया, यानी कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके पास पैसे नहीं बचे हैं कि वो अपनी चीजों को आगे कंटिन्यू रख सके। ठीक, यानी कि जो मनी है, मनी उसके पास पूरी खत्म हो गई है, ना वो रीपे कर पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, A to Z कुछ भी वो नहीं कर पा रहा है। तो उसको हम बोलते हैं कि भाई वो इंसॉल्वेंट हो गया है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकरप्सी? बैंकरप्सी भी सेम ही है, बट दिस इज लीगल टर्म। है इंसॉल्वेंट ही होना, बट ये क्या हो जाता है कि अगर आपको कोर्ट के द्वारा ये बोल दिया जाए कि हाँ भाई ये पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया है इंसान, ये सिंपल कुछ नहीं, ये एक लीगल टर्म है। यानी कि ठीक है, बस दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। ओके। नाउ हम ये देखेंगे कि भाई ये आईबीसी लाया क्यों गया। अभी मैंने आपको एनपीए बारे में बताया, पीछे जितने भी वीडियोस हैं, एनपीए को कैसे रिकवर करा जाता था, क्या क्या गवर्नमेंट चीजें लेके आई। तो अब वही चीजों को रिकवरी करने के लिए एक बेहतर वे में गवर्नमेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आती है 2016 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन मोटो क्या रहता है कि यार एक तरीके से एक हम क्या करेंगे, एक टाइम बाउंड मैनर के अकॉर्डिंग, यानी कि टाइम बाउंड मैनर में इन सब चीजों को रिजोल्व करेंगे। अगर किसी बैंक का कोई पर्सन पैसा नहीं दे पा रहा है, या कोई एक इंसॉल्वेंट हो गया, या कंपनी एसेस, तो हम उसमें इस तरीके के मामलों को क्या करेंगे, हम बहुत ही टाइम बाउंड मैनर के अंदर में रिजोल्व करेंगे। यानी कि जस्ट लाइक जो भी एनपीए की कंडीशंस में आ गए हैं, जो भी एनपीए के सिनेरियो में पहुंच चुके हैं, उनसे रिलेटेड हम चीजों को क्या करेंगे, बेसिकली टाइम बाउंड मैनर में डील करेंगे। और इसके अलावा और क्या, मतलब जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे, और इसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव थे भाई, कि जितने भी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कानून हैं हम उनको अमेंड करेंगे। यानी कि एग्जिस्टिंग जितने भी हैं उनमें जो भी लूप होल आपको देखने को मिल रहा है, हम उनको थोड़ा चेंज चेंज करेंगे, जिससे कि चीजें एक बहुत बेहतर वे में देखने को मिले। यानी कि एग्जिस्टिंग लॉज जो है रिलेटेड टू किससे। देखो मैं ये शॉर्ट तरीके में लिखूंगा, ये बेसिकली मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट इसलिए लिखता हूँ हर एक चीज, ताकि आप मेंस में भी अगर लिख रहे हैं, अगर आपको कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप सीधे छोटे छोटे टर्म से आपके दिमाग में चीजें क्लिक हो जाएं।
तो आप ये देखेंगे कि मैं रमेश सिंह बुक को जब से फॉलो कर रहा हूँ, मैं पॉइंट वाइज चीजें लिखता हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे। ये मेंस के लिए ऐसा नहीं कि मेंस के लिए अलग से नोट्स बनेंगे या प्रीलिम्स के लिए अलग से बनाओगे, सारा चीजें एक ही में हो जाता है। ठीक। तो एग्जिस्टिंग लॉज जो है उनको अमेंड करा जाए, जो कि किस चीज से रिलेटेड है, बेसिकली जो कि इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड चीजें हैं। ओके। नेक्स्ट, कि भाई साहब जो इसके अंदर में क्या करा जाए, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हम प्रमोट करें। एंटरप्रेन्योरशिप को, अब आप बोलेंगे सर एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे प्रमोट करा जाएगा? यार देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में चलेगा या कोई हमेशा बिजनेस लॉस में चलेगा। तो इट डजेंट मीन कि कोई भी एक एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस डाउन करना पड़े। वी आर प्रमोटिंग ना यार, 2014 से हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? एमएसएमई कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन कई बार चीजें गलत हो जाती हैं, कई बार चीजें मत, यार ये जरूरी नहीं है कि इफ अगर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो हमारा 110% सिलेक्शन हो ही जाएगा। वो सबकी इच्छा है कि हमारा सिलेक्शन हो, लेकिन रियलिटी भी एक अलग चीज है। तो सेम विद द एंटरप्रेन्योरशिप, कि भाई आपने अपना कोई एक बिजनेस चालू करा, इट डजेंट मीन कि वो हमेशा प्रॉफिट ही करेगा, वो आपको कई बार लॉस भी कर देता है। चीजें मतलब फ्यूचर आपको नहीं पता होता है। तो उस टाइम पे कोई भी एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि भाई आपको बिजनेसेस अब इस तरीके से बंद होने लगे बिजनेसेस, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इन सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए भी कि हाँ भाई ठीक है, हम इन सब में हेल्प वगैरह करेंगे, कैसे क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है। और बेसिकली और क्या करने के लिए इसके थ्रू, और क्या हुआ मतलब, जो एक बोर्ड भी बनाया गया, एक बोर्ड भी बनाया गया कि जो इन सब चीजों का मैटर देखेगा। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, IBBI, यानी कि इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया करके एक बोर्ड बनाया गया, जो कि इन सब चीजों को देखेगा। ठीक। अब इसके अंदर क्या हुआ बेसिकली, सर ये सारी चीजें तो ये रिजॉल्व करेगा, लेकिन रिजॉल्व कैसे करेगा ये? देखो, बेसिकली रिजॉल्व ऐसे करेगा, इसके अंदर में हर एक पर्सन आता है, देखे, इसने दो अथॉरिटी बनाई, इसने दो अथॉरिटी बनाई। अथॉरिटी कौन कौन सी? अथॉरिटी, अथॉरिटी है, एक है एनसीएलटी। एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जो कि कंपनीज से रिलेटेड चीजों को देखेगी, कंपनीज से रिलेटेड चीजों को देखेगी। एंड LLPs, LLP यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज के भी अलग अलग टाइप होते हैं, इसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप कंपनी। ठीक है, ये क्या होता है इन डिटेल में अभी हम आगे कंपनीज को उसमें चलेंगे, बट ये ध्यान रखो ये दोनों कंपनीज ही होती है। ठीक है। और एक होगा डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। बेसिकली ये किसके लिए है? ये इंडिविजुअल्स, यानी कि जो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, ये कोई एक पार्टनरशिप फर्म होती है, इंडिविजुअल, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए। ठीक है, ये राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना। पार्टनरशिप फर्म के लिए ये अथॉरिटी बनाएगी। एनसीएलटी जो कि कंपनीज एंड LLPs को डील करेगा। डेट डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो कि इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म जितनी भी होती हैं उनसे रिलेटेड चीजों को डील करेगा। अब इसके अंदर में क्या होता है, देखो भाई, इसके अंदर में जो प्रोसेस है इंसॉल्वेंसी का, रिजोल्यूशन प्रोसेस जो होगा, अगर कोई इस तरीके से दिवालिया घोषित हो गई है कंपनी, तो उसका जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो किसी के भी द्वारा इनिशिएट करा जा सकता है। चाहे वो फर्म हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई एक पर्सन ही करेगा। भाई कोई डेप्टर हो सकता है जिसने उधार लिया हो, क्रेडिटर हो सकता है जस्ट लाइक जिसने लोन दिया हो, जस्ट लाइक बैंक हो गया। ठीक है, या एम्प्लॉय हो सकता है कि ये दिवालिया घोषित हो गई है, अब इसको IBC के अंदर में डील करा जाए चीजों को। तो आप डेप्टर भी इस चीज को स्टार्ट कर सकता है, यानी कि जिसके ऊपर कर्जा है। फर्म जो वो फर्म है, क्रेडिटर यानी कि जो क्रेडिट जिसने दिया है बेसिकली बैंक वगैरह, या जो भी एम्प्लॉय होगा, ठीक है, उसके द्वारा भी ये करा जा सकता है। ओके। अब क्या होता है इफ अगर आपकी एजुकेटिंग जो भी अथॉरिटी है वो आपकी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, आप इस चीज को लेके वहां पहुंचे, आप इस चीज को लेके पहुंचे कि हमारी जो है इस तरीके से हम दिवालिया घोषित हो गए हैं, अब हमें एक सॉल्यूशन की जरूरत है, प्लीज हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, हम एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, हम नहीं रीपे कर पा रहे, चीजें कर पा रहे हैं, अब हम पे इतना ज्यादा बर्डन आ गया है। तो IBC के पास ये लोग जाते हैं, जो भी एजुकेटिंग अथॉरिटी है, जो भी मैंने आपको बताया, दो है, NCLT एंड डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है, उनके पास जाएंगे।
तो अब वो क्या करेगी, वो इनका पेपर एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ भाई इसके अंदर में कोई फ्रॉड कर दी है, सारी चीजें नहीं है, चेक करने के बाद तो वो आपका एक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देगी। वो एक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को एक अपॉइंट कर देगी आपको असिस्ट करने के लिए। अब असिस्ट करने के बाद क्या होगा कि अब आपकी हर एक चीजों को चेक करा जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है इस केस में कि सर कैसे चीजें चलती हैं, देखो अब इसके अंदर में बेसिकली क्या होता है कि कई बार क्या होता है, बैंक जो है, मतलब आईबीसी के अंदर चीजें चल रही हैं तो वो क्या करेगा, बैंक भी छोड़ो, वो आपको ऑक्शन पे लगा देगा। ऑक्शन पे लगा देगा कि जो भी कोई भी कंपनी उसको लेगी, मतलब जस्ट लाइक कि आपकी जो भी कोई एक फर्म है, वो क्या करेगी, वो आईबीसी के अंदर में आ गई है, यानी कि वो दिवालिया घोषित हो गई, आईबीसी के अंदर में डील हो गई है, तो अगर मान लीजिए कि आपको 100 करोड़ रुपए लौटाना था किसी को, अब वो आपकी कंपनी को ऑक्शन पे लगाएगी। मतलब काम वही रहेगा जो भी हम एनपीए वगैरह में कर रहे थे, बट इसका प्रोसेस थोड़ा सा उनके कंपैरिजन में इजी है। इजी इन द सेंस कि फास्ट है और इजी है, वो भी मैं बताऊंगा चीजें। तो इस सिंपल इतना देखो कि 100 करोड़ रुपए तो वो ऑक्शन पे लगा देगी। ऑक्शन पे लगा देगी तो फिर क्या होगा कि भाई चलो ठीक है, आईबीसी के थ्रू ऑक्शन हो रहा है, एक टाइम बाउंड मैनर में चीजें हो रही हैं। इसने बोला था कि हम 270 दिन के अंदर में ये सारी चीजें करेंगे, एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर में। और हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, इसने रिकवरीज भी करके दी, इसने रिकवरीज भी करके दी, ठीक। तो यानी कि ये क्या करता है, ये ऑक्शन मतलब काम वही करता है जो भी हम सरफासी एक्ट के थ्रू देख रहे थे, जो भी हम एक्ट के थ्रू कर रहे थे, बट इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जस्ट लाइक जैसे हम यूपीएससी एस्पिरेंट है, सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं आईएएस की, आप लोग जितने भी हैं, बट सबका काम करने का अलग अलग तरीका है। किसी ने कोई एक बुक को 10 दिन में कंप्लीट कर दिया, किसी ने 5 दिन के अंदर में कंप्लीट कर दिया, किसी ने 30 दिन में, किसी ने 20 दिन में। काम वही कर रहे हैं, बट यू आर इफेक्टिव इन योर वे। तो जस्ट लाइक आईबीसी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेनी अदर लॉज जो जिस टाइम पे लाया गया, क्योंकि उसका एक मेन मकसद था कि मैं टाइम बाउंड मैनर में इन सब चीजों को करूंगा, काम उसका वही है। बट ये थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होने के कारण चीजों को अच्छे से कर रहा था। तो इसकी कुछ अचीवमेंट भी रही, अचीवमेंट भी बताएंगे, और प्लस इसमें लूप होल भी रहे, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक। अचीवमेंट में इसका अगर आप देखेंगे तो इसने कम से कम यानी कि 43%, 43% रिकवरीज करी आने के बाद। 43% रिकवरीज का हायर रेट देखा गया जैसे आईबीसी आया। पहले क्या था, हम 22% भी रिकवरीज नहीं कर पा रहे थे, और वो इतना ज्यादा लोन से ग्रसित हो गई थी बैंक वगैरह भी, क्योंकि वो अपने कर्ज में डूब गए। मतलब ऑब्वियसली बात है यार, वो जब उसको पैसा ही नहीं रिटर्न मिल रहा है कहीं से भी, तो वो उसमें डूबी जाएगी, वो आगे चीजों को कैसे मैनेज कर पाएगी, ठीक। तो ये 43% तक इसमें आपको हायर रेट देखा गया। और अगर आप देखेंगे 19 वो मार्च 2019 तक, मार्च 2019 19 की अगर मैं बात करूं, 2000 मार्च 2019 की अगर मैं बात करता हूँ, इसके अलावा इसमें चीजें भी हुई जो कि कुछ गलत भी हुई, वो भी हम बात करेंगे, बट पहले अचीवमेंट भी देख लेते हैं। 2019 तक 1858 केसेस रिजोल्यूशन के लिए एडमिट हुए, ठीक है। रिजोल्यूशन के लिए आए, रिजोल्यूशन के लिए आए, रिजोल्यूशन के लिए, रिजोल्यूशन के लिए RES लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे, रेजोल्यूशन के लिए आए। जिसमें से कि 152 अपील वाले थे, रिव्यू वाले थे, 91 विड्रॉ हुए, 378 का लिक्विडेशन पे जाके एंड हुआ, 94 एंड हुए अप्रूवल पे रेजोल्यूशन प्लान के। मतलब कुल मिला के इतना ध्यान रखो, 1858 केसेस को रिजोल्व करा गया, ठीक है। 1858 केसेस को रिजोल्व करा गया। अब कि सर ये तो चलो ठीक है, हमने इसके बारे में चीजें कर ली कि हाँ इसने कुछ अचीवमेंट भी करे एक बेहतर लेवल पे, मतलब चीजों को ये लेके चल रहा था, ठीक। यार देखो, हर एक बेहतर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लूप होल भी हो जाते हैं, कई बार लूप होल हो जाते हैं, और फिर उसकी वजह से दिक्कत भी आ जाती है। और दिक्कत भी क्या आ जाती है, मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या हुआ। स्टार्टिंग में जस्ट लाइक जैसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, स्टार्टिंग में कितना जोश रहता है, जोश वो 1 से 2 महीने में, 3-4 महीने में फिनिश हो जाता है, और फिर वो कहता है कि अरे सर ठीक है आराम से। मतलब मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ ऐसा होता है, बट हाँ कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में इतने जोश में रहेंगे आप, और फिर वो जोश पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो इसलिए अपने उस मोटिवेशन को लगातार बना के रखना होता है ना। अब इसके साथ भी यही इशू आया,
इसने बोला भाई साहब हम 270 में आपको 270 डेज में 270 डेज में रिजोल्यूशन करके दे देंगे। लेकिन ये कब टाइम लिमिट एक्सीड कर गई भाई साहब, ये 324 डेज हो गया, फिर 653 डेज हो गया। मतलब जो एक स्टिपुलेटेड टाइम था उससे भी ये मोर देन एक्सीड हो गई। एक बार इसने बोला था कि 270 से हम 330 दिन के अंदर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 330 डेज के बाद भी 600 कब पहुंच गया कुछ नहीं पता चला। यानी कि रेजोल्यूशन टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया। यानी कि ये भी उसी कगार पे आ गया जिस सिचुएशन में पिछले वाले लॉस चल रहे थे। ठीक। और क्या हुआ, जो ये केसेस थे वो सॉल्व ही अच्छी तरीके से नहीं हो रहे थे। और कई बार काफी सारी चीजें इसमें ऐसी भी होने लगी, जस्ट लाइक क्या होता था, मान लीजिए इसमें रिटर्न ऑफ बहुत ज्यादा होने लगा। हेयर कट। अब आप बोलेंगे सर हेयर कट क्या है, ये रिटर्न ऑफ क्या, समझ में नहीं आया। क्या हो रहा था कि जस्ट लाइक कोई एक कंपनी है और ये बैंक, मान लेते हैं कि ये एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक को, एसबीआई बैंक से इन्होंने, इस कंपनी वाले ने 1 करोड़ रुपए लिए थे, 1 करोड़ रुपीज। अब ये कंपनी दिवालिया घोषित हो गई है। अब ये कंपनी इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट घोषित हो गई है ये पूरी तरीके से। अब क्या होगा, आर एसबीआई क्या करेगा, आईबीसी के थ्रू चीजों को करवा रहा है, मान लेते हैं। आईबीसी ने क्या करा, ऑक्शन पे लगाया, ऑक्शन पे लगाया। ठीक है, ऑक्शन पे लगाया। 1 करोड़ ही, ऑब्वियसली बात है आईबीसी के थ्रू भी 1 करोड़ ही ये लेना चाहेंगे, क्योंकि एसबीआई को तो ऑब्वियसली 1 करोड़ ही चाहिए, क्योंकि उसका 1 करोड़ रुपए उसने दिया है। अब क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि आपकी कंपनी को हर एक कोई खरीद लेगा। यार जिस टाइम पे आप दिवालिया घोषित हो और आपकी कंपनी लॉस मेकिंग हो ना, आपकी कंपनी हर एक कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। तो अब क्या होता है कि ये जो 1 करोड़, मतलब सामने वाला क्या सोचेगा, आर एसबीआई क्या सोचता है, यार चलो 1 करोड़ में नहीं बिक रही, 80 लाख में बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 80 लाख में बिक जाएगी, चलो छोड़ो, 60 में बिक जाएगी, चलो छोड़ो, 40 में बिक जाएगी, छोड़ो 20 में बिक जाएगी। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे। यार आप खुद सोचो, आप अगर कोई भी एक चीज बेचना चाह रहे हैं और वो उतने अमाउंट में नहीं बिक रही है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके अमाउंट को कम करते हैं ना, कि चलो इतने में ना बिकेगी, इतने में बिक जाएगी। क्यों, क्योंकि एट लास्ट आपका मोटिव ये है कि भाई अब मेरे को इस चीज की जरूरत नहीं है, अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ। सेम, अब कंपनीज को तो भाई अपना पैसा चाहिए। अब एसबीआई क्या सोच रहा है, एसबीआई ये सोच रहा है यार 1 करोड़ नहीं आ रहा, एटलीस्ट कुछ तो आ जाए, कुछ तो आ जाए। तो वो धीरे धीरे करके उस अमाउंट को 20 लाख पे ले आया, 1 करोड़ से 20 लाख। कि चलो कुछ भी नहीं मिल रहा तो कुछ तो मिले मेरे को, वरना ये तो मेरे पास ऐसे ही पड़ी है कंपनी। अब कंपनी वाला 1 करोड़ रुपए नहीं दे पा रहा था, ध्यान रखना। कंपनी वाला 1 करोड़ नहीं दे पा रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके पास कुछ अमाउंट नहीं होगा। उसके पास 20 लाख तो थे। ठीक है, लेकिन उसको एसबीआई को 1 करोड़ देने थे, एसबीआई 20 लाख में नहीं मान रही होगी, जैसे भी है। अब कंपनी वाले के पास 1 करोड़ थे, अब उसने क्या करा, अपनी ही कंपनी को दोबारा से खरीद लिया, और जो उसका 1 करोड़ का अमाउंट था वो खत्म हो गया। समझ रहे हो क्या हुआ, इसने 20 लाख रुपए में अपनी उस कंपनी को ऑक्शन के थ्रू दोबारा खरीद लिया, और जो 1 करोड़ रुपए उसको पे करना था वो उसने पे ही नहीं करा। सिंपल, उसको 80 लाख रुपए तो बच ही गए ना, है कि नहीं। तो इस वजह से चलो कंपनीज को तो फायदा होने लगा, लेकिन एसबीआई वगैरह जो इस तरीके की बैंक थी उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। ठीक है, नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजों को भी क्या करना गया कि भाई इस चीज को भी टैकल करो। इस पे वो भी बैठी थी, इस पे एक मतलब अगर आप देखेंगे कमेटी भी बैठी। तो उसने भी बोला कि ये जो बैंकों को काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, इस चीज को हमें क्या करना चाहिए, इस चीज को हमें रिजॉल्व करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये क्या सिनेरियो चल रहा था। मतलब जिसकी कंपनी दिवालिया घोषित है वही अपनी कंपनी को दोबारा खरीद रहा है, और प्लस जो उसका पुराना अमाउंट है वो तो फिनिश ही हो गया। उनकी भी बात सही है ना भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारी चीजों की वजह से गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का, ये बैंक्स को बहुत ज्यादा क्या होने लगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि वो बहुत लॉस में जाने लगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रख लीजिएगा। और प्लस, और इसमें क्या हो गया, और क्या दिक्कतें आने लगी इसमें, सबसे बड़ी और दिक्कत आने लगी शॉर्टेज ऑफ जजेस। यानी कि ये जो आईबीसी रेजोल्यूशन होता था इसके अंदर में जजेस की भी जो मतलब बोर्ड बना रखा था इन्होंने, प्लस एजुकेटिंग अथॉरिटी जो बना रखी थी। ठीक है, उनके अंदर पीपल की जो थी कमी आने लगी, और जो अथॉरिटीज थी उनमें जजेस की कमी आने लगी। ठीक है, अब वो उसके वजह से रेजोल्यूशन प्रोसेस भी और ज्यादा बढ़ गया, रेजोल्यूशन होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। ओके,
कुछ प्रोसीडिंग्स होती थी, नहीं होती थी, टाइमली स्टार्ट भी नहीं हो रही हैं, जो प्रोसीडिंग्स थी वो स्टार्ट भी नहीं हो रही हैं, इनिशिएशन ही नहीं हो रहा है उनका टाइमली, इनिशिएशन ही नहीं हो रहा है टाइमली। ठीक है, इनिशिएशन भी नहीं हो रहा है। और क्या हो रहा है, मतलब कई बार बैंक्स को भी लो, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, लॉस बहुत ज्यादा होने लगा। ठीक है, लॉस जो है बैंक्स को इस तरीके से काफी ज्यादा हो रहा था। ठीक। और और क्या होने लगा, रिजोल्यूशन प्रोसेस तो हो गया। यानी कुछ कोई बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इफ अगर कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं तो ठीक। तो इसमें काफी ज्यादा बहुत इशू बढ़ गए थे, जिसकी वजह से मतलब इसके अचीवमेंट में भी, मतलब अचीवमेंट तो इसने करा, बट वही है ना कि एक बार आप हायर लेवल पे पहुंच गए, फिर चीजें आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, टैकल आउट नहीं कर पा रहे हैं फिर, और फिर वहां पे जाके आप मतलब स्टार्टिंग में आपने अच्छे से करा, फिर बाद में आपने चीजें जो आपसे करनी चाहिए थी वो चीजें नहीं हो रही थी। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और बता देता हूँ, ये जो आईबीबीआई बोर्ड होता है, आईबीबीआई बोर्ड, इसके अंदर में 10 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। एफ लिख देता हूँ मैं, और ये फाइनेंस लिख देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के होते हैं पर्सन। कॉरपोरेट अफेयर्स के होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के, कॉरपोरेट कॉरपोरेट अफेयर्स के। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई के और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इसमें आपको मेंबर देखने को मिल जाते हैं। तो इनके कुल मिला के 10 मेंबर्स होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, कॉर्पोरेट अफेयर्स को और आरबीआई को। ठीक। तो और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखना, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, जो कि ये डील करती है वही इम्प्लीमेंट करने से रूल्स को, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रेजोल्यूशंस को एक बेहतर वे में करने के लिए। तो ये था आपका एक पूरा आईबीसी के बारे में। ठीक। और मैं आज की वीडियो में सिर्फ आईबीसी ही बताना चाहूंगा, क्योंकि आईबीसी काफी लोगों को नहीं समझ में आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ आईबीसी इसमें ही डिस्कस कर दिया जाए, और बाकी लेक्चर नंबर 24 में हम चीजों को काफी अच्छे से डील करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। इफ अगर आपको कुछ डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी जो फीस है वो क्या है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।